नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या द इनसाइड में। तो अपना बीएड का सब्जेक्ट चल रहा है कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इसी के अंदर अपने कर रहे थे एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट का अपने ने अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं कर ली थी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा शैक्षिक प्रबंध है उसके क्या सिद्धांत है। तो शैक्षिक प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। तो अब देखो सिद्धांत, सबसे पहले बात करते हैं सिद्धांतों की। तो सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत वो चीजें होती हैं जिसको हम किसी शोध के द्वारा ये सिद्ध किया जा सके कि हम इस नियम को कहीं पर भी लागू करें वो सदैव वैसा ही रहेगा। जैसे अपने 2+2 की बात करें, कहीं भी जोड़ लो उसको, वो 4 ही रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मतलब इस शैक्षिक प्रबंध के ऐसे नियम निकाले गए जो सभी शैक्षिक प्रबंधों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो भारत में लागू करो चाहे अपने विदेश में लागू करो। तो मतलब शैक्षिक प्रबंध के ऐसे नियम जो सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं वो शैक्षिक सिद्धांत कहलाते हैं। तो सबसे पहला जो इसका सिद्धांत है वो है कार्य विभाजन का। देखो, कार्य मतलब काम, विभाजन मतलब बंटवारा। तो हम जब शैक्षिक प्रबंध की बात करें, मतलब शिक्षा की बात करते हैं, तो हम किसी जो शैक्षिक संस्थान है उससे जुड़ने की बात करते हैं। तो वहां पर शैक्षिक संस्थान में क्या होता है? प्रिंसिपल हेड होता है, हेड के बाद में अन्य अध्यापक होते हैं, छात्र होते हैं, 4th क्लास होते हैं, और भी मतलब जितनी व्यवस्था करना, मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि सारा काम एक ही व्यक्ति करेगा। तो उसमें क्या किया जाता है कि कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, इस प्रकार से कार्य का विभाजन किया जाता है। तो ये एक शैक्षिक प्रबंध का एक सिद्धांत है। मतलब प्रिंसिपल का क्या काम रहेगा, अध्यापक का क्या काम रहेगा, छात्रों का क्या काम रहेगा, अन्य जो भी व्यक्ति है उन सबके क्या क्या काम रहेंगे, इस प्रकार से इसमें कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। दूसरा इसका जो सिद्धांत है वो अधिकार और उत्तरदायित्व। देखो, अधिकार और उत्तरदायित्व दो चीजें है ना। तो अधिकार मतलब जो हमें मिला है, और उत्तरदायित्व जैसे हम किसी भी संस्था जुड़ते हैं, चाहे वो शैक्षिक संस्थान हो किसी भी संस्था से, तो वहां पर कुछ हमें अधिकार मिलते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और कुछ हमारे उत्तरदायित्व कि हमें ये करना है। एक तो हमें हक है, मतलब हम ये चीज कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार। जैसे अपने भारत के संविधान में मूल अधिकार दिए गए, तो उसमें जो अधिकार दिए गए, मतलब शिक्षा का या जीने का जो भी अधिकार है, ये सब हम हमारा अधिकार है, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी शैक्षिक संस्थान में जाते हैं तो वहां पर हमारे कुछ अधिकार होते हैं कि ये चीजें हमें मिलेगी, और उसके अधिकारों के साथ साथ हमें उत्तरदायित्व भी मिलते हैं कि हमें इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करना होगा। तो ये भी इसका एक सिद्धांत है। तीसरी बात आती है अनुशासन। देखो, अनुशासन सभी परिचित है। सबसे पहले कहते हैं कि खुद का अनुशासन ही सबसे बढ़िया होता है। तो अनुशासन, शैक्षिक संस्थान में अनुशासन, और उसके अलावा अन्य कोई भी संस्थान हो, चाहे वो अपना संस्थान हो या अपना जीवन हो या अपनी जो जनरल लाइफ है, उसमें जब तक अनुशासन नहीं होगा तो हम सही से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे अपने नॉर्मल अपनी लाइफ है अपने एक व्यक्ति की, और उस लाइफ में वो व्यक्ति अनुशासन से नहीं रहता है, क्या काम करना है, कैसे करना है, कितना मुझे पढ़ना है, कितना सोना है, ये सब अनुशासन नहीं होगा तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। तो उसी प्रकार अगर शैक्षिक संस्थान है तो वहां पर भी अनुशासन जरूरी है, क्योंकि वहां पर जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि कार्य विभाजन होता है, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है ना, अलग अलग कैटेगरी। तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि विद्यालय है या महाविद्यालय, तो वहां पे सिर्फ जो छात्र हैं वही अनुशासन में रहेंगे। छात्रों के साथ साथ वहां पर जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो प्राचार्य है, चाहे अन्य जो भी मतलब कर्मचारी है, वो सभी किस में रहेंगे, अपना काम अनुशासन के साथ करेंगे। और जब व्यक्ति अनुशासन से काम करता है, चाहे वो कोई संस्था हो या खुद का पर्सनल जीवन हो, तो वो हमेशा अच्छा ही चलता है। आदेश की एकरूपता। अब आदेश की एकरूपता का क्या तात्पर्य हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी संस्थान में उच्च पद पे है, सर्वोच्च पद पे है, तो वो जो भी आदेश लागू करेगा तो वो सभी पर क्या होगा, समान रूप से लागू होगा, या फिर सभी उसको समान रूप से उसका पालन करेंगे। तो आदेशों की एकता
का सिद्धांत भी या एक रूपता का सिद्धांत भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है केंद्रीकरण की। देखो अभी अपने दो चीजें सुनते हैं, एक तो केंद्रीकरण और एक दूसरा होता है विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये सेंटर है, ये किसी चीज का सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट मान लो ये बहुत सारे लोग, इनकी शक्तियां हैं, ठीक है। और जब ये शक्तियां इस एक व्यक्ति में निहित हो जाती है, सारी शक्तियां इस केंद्र में निहित हो जाती है, तो ये केंद्रीकरण होता है। इसी प्रकार अगर केंद्र से शक्तियां बांट दी जाती है तो ये विकेंद्रीकरण हो जाता है। तो शैक्षिक जो प्रबंध है उसमें शक्तियों का क्या होती है, केंद्रीकृत होती है। मतलब जो संस्था का हेड है उसके पास सारी शक्तियां होती है, और वो अपनी अनुसार से विद्यालय के कार्यों का विभाजन करना, विद्यालय में जो काम करने हैं उनका विभाजन करना, शिक्षा के लिए जो प्रबंध करना है वो करना अपने अनुसार करता है। नेक्स्ट आता है पदाधिकारियों की संपर्क श्रृंखला। तो पदाधिकारी, तो इसमें अपने बात करें कि सिर्फ क्या एक प्रधानाध्यापक ही विद्यालय को या एक प्राचार्य ही महाविद्यालय को चलाता है, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ऊपर से जिले से उससे ऊपर और अधिकारी, उससे ऊपर अधिकारी, फिर ऐसे करते करते नीचे के अधिकारी सारे, उसके बाद में प्राचार्य का नंबर आता है। तो इसमें क्या होता है कि पदों की एक श्रृंखला होती है, और इन सभी के संपर्क के द्वारा जब एक दूसरे संपर्क स्थापित करते हैं तो शैक्षिक प्रबंध अच्छे से चल पाता है। नेक्स्ट आता है समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन करना। जब तक मान लो एक विद्यालय में जो हेड है वो आपस में जब तक एक दूसरे के साथ, हेड जब अपने जो जूनियर हैं या अपना जो स्टाफ है या अपने जो विद्यार्थी हैं उनके साथ अच्छे से समन्वय स्थापित नहीं करेगा तो कोई भी संस्थान हो, चाहे वो शैक्षिक संस्थान हो, वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि जो प्राचार्य है उसका अपने स्टाफ के साथ, और स्टाफ के साथ साथ अपने जो बच्चे हैं, विद्यार्थी जो हैं, उनके साथ अच्छे से समन्वय करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंट्रोल करना, है ना। तो अपने जब तक कोई भी चीज को कंट्रोल में नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाता है, वो काम बिगड़ जाता है। मतलब किसी न किसी व्यक्ति का उस पर नियंत्रण होना जरूरी है। तो शैक्षिक संस्थान में जो प्रधानाचार्य होता है, जो हेड होता है, उसके पास नियंत्रण होता है। लेकिन नियंत्रण कैसा होना चाहिए, नियंत्रण ऐसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। अगर नियंत्रण बहुत ज्यादा कठोर होगा तो कार्य अच्छे से नहीं होगा। तो नियंत्रण विद्यार्थियों पर, जो उसका स्टाफ है, उस पर भी नियंत्रण जरूरी है, लेकिन उसमें कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए। मतलब कुछ बातों को उनको आदेश जारी किए जाए, और उसके साथ जो अपना स्टाफ है या जो विद्यार्थी है उनकी बातें भी सुनी जाए। मतलब नियंत्रण भी रखो लेकिन उनकी जो बातें हैं उनको भी सुना जाए। नेक्स्ट सिद्धांत आता है मूल्यांकन। देखो अब मूल्यांकन शब्द हम काफी जगह यूज करते हैं ना, कि उस चीज का मूल्यांकन किया गया है, या फिर जब कक्षा जब हमारी समाप्त हो जाती है, हम पेपर दे देते हैं, तो उस टाइम भी हमारा मूल्यांकन होता है। अब मूल्यांकन शब्द क्या है, देखो मूल्यांकन दो शब्द आते हैं, आपने पहले कभी पढ़ा हो तो दो शब्द आते हैं, एक तो है मूल्यांकन, दूसरा आता है मापन, ठीक है। तो दोनों को हम एक जैसा नहीं मान सकते। जो हमारी परीक्षा होती है, जो हमारी परीक्षा होती है, उस परीक्षा के बाद जो हमारे परिणाम हमारे सामने आता है, जैसे आपने 90% नंबर प्राप्त किए, आपने 80% नंबर प्राप्त किए, जो भी, और उसमें से जैसे आपने मैथ में आपने 80 नंबर लिए, हिंदी में आपने 100 नंबर लिए, जैसे भी मतलब आपने जो भी नंबर प्राप्त किए, तो वो क्या होता है, आपका मापन होता है। मतलब एक अंकों के साथ जो चीज हमें प्राप्त होती है वो होता है मापन। तो ये शिक्षा की बात होगी, शिक्षा में जब हम पेपर देते हैं उसमें जो अंक होते हैं, इसी प्रकार अपने नॉर्मल के कहे कि 1 लीटर दूध लेना है, 1 लीटर पानी लेके आना है, तो ये सब क्या है, ये भी उसका मापन है। तो अब मापन और मूल्यांकन में दोनों में डिफरेंस क्या है, बड़े बड़े रूप में देखें तो मूल्यांकन है, इसके अंदर क्या किया जाता है, मापन, और उस मतलब मूल्यांकन के अंदर मापन भी शामिल होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमने अंकों के आधार पे जो हमने प्राप्त किया वो, और उसके साथ साथ पूरे 1 साल के अंदर हमारा उस कक्षा में हमारा व्यवहार कैसा रहा। कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना जिसमें सिर्फ हमें ग्रेडिंग दी जाती है, ए बी सी ऐसे, जैसे इसने कोई कार्य किया, कला का, आर्ट्स वगैरह, ऐसे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब कोई भी ऐसा कार्य होता है,
तो उसमें जो अनुशासन के लिए ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके लिए हमें सिर्फ ग्रेडिंग दी जाती है। तो वो सब हमारा क्या होता है, मतलब उस मापन और जो हमारी जो ग्रेडिंग दी गई है या फिर पूरे हमारा एक साल का ओवरऑल जो देखा गया है वो होता है हमारा मूल्यांकन। तो अब इस मूल्यांकन, अब देखो शैक्षिक प्रबंध में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। देखो मूल्यांकन, जब हम एक कक्षा को समाप्त करते हैं तो जो प्राचार्य होगा वो तो किसका मूल्यांकन करेगा, वो तो करेगा अपना जो स्टाफ है उसका भी, छात्रों का भी, और अन्य जो भी कर्मचारी हैं सबका मूल्यांकन करेगा। और उसके साथ साथ जो टीचर है वो अपने छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि शैक्षिक प्रबंध के अंदर मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में आता है उद्देश्यपूर्ण। देखो कोई भी कार्य किया जाता है, जैसे अब हम जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे हम आपकी क्लासें लगा रही है तो इसका भी हमारा कोई उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छे से जो बीएड का जो मैटर है या फिर अन्य कोई भी क्लास का मैटर है वो उन्हें एक जगह आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार जब शैक्षिक प्रबंध की बात करें तो शैक्षिक प्रबंध का भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और बिना उद्देश्य के जो काम किया जाता है वो भी कभी पूरा नहीं होता। तो मतलब हम कोई अच्छे उद्देश्य के साथ कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो शैक्षिक प्रबंध में उद्देश्य होना भी जरूरी है। मतलब कोई भी कार्य किया जाता है उसमें उद्देश्य होना जरूरी है। तो शैक्षिक प्रबंध में भी उद्देश्य, मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। कोई हमने शिक्षा के सिद्धांत कुछ नए लागू कर रहे हैं, या फिर हम कक्षा में कोई नई चीज लागू कर रहे हैं, नया कोई विषय लागू कर रहे हैं, या नया कोई टॉपिक लागू कर रहे हैं, तो उसको लागू करने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो मतलब कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। नियोजन का सिद्धांत, अब नियोजन को अपने ये कह सकते हैं, योजना भी कह सकते हैं ना। तो कोई भी जब कार्य किया जाता है तो पहले उसका क्या करना चाहिए, नियोजन करना चाहिए, मतलब प्लानिंग करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से इस कार्य को पूरा करेंगे, इसके लिए हमें क्या क्या प्रबंध करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध करवानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम कोई भी कार्य करते हो सबसे पहले उसका क्या करना, उसका क्या किया जाना चाहिए, उसका नियोजन भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सहभागिता का सिद्धांत। अब सहभागिता, जैसा आप सबको पता है कि सहयोग की जो भावना होती है। अब अपने काफी लंबे समय से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो बार बार आता है प्राचार्य, टीचर, प्रधानाचार्य, छात्र और अन्य जो स्टाफ होता है। तो जब हम शैक्षिक प्रबंध की बात करें तो इन सब में कैसा होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। सब एक दूसरे का सहयोग करें। जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटे संस्थान हो या कोई बड़े से बड़ा संस्थान हो, उसमें सहयोग के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। जैसे कि अपने घर पे भी कोई काम करते हैं तो सब एक दूसरे का सहयोग से करते हैं, कोई एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर पाता। तो जब हम इस सहयोग के साथ काम करते हैं तो काम अच्छे से भी होता है और जल्दी भी हो जाता है। तो शैक्षिक प्रबंध के अंदर सहभागिता का सिद्धांत भी लागू होता है। नेक्स्ट आता है औपचारिकता का सिद्धांत। तो यहां पर भी आपने दो शब्द सुने होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। अब अनौपचारिक क्या होता है कि जिसका हमें कोई विशेष कहीं जाकर एडमिशन नहीं लेना पड़ता, हम अपने आप सीख जाते हैं ना। जैसे हमारे कोई संस्था से नहीं जुड़े हुए, कुछ हम सीख रहे हैं लेकिन कैसा सीख रहे हैं, उसका सीखने का कोई निश्चित समय नहीं है, उसको सीखने का कोई हमारे पास ना तो कोई समय है उसका निश्चित, और ना ही ऐसा कोई टाइम है कि हम उस टाइम पे जानना है, उस टाइम पे आना है, ऐसा कुछ औपचारिकता उसमें नहीं होती। तो वो तो अनौपचारिक होता है। अब औपचारिक सिद्धांत, जब शैक्षिक प्रबंध की बात करें तो औपचारिकता तो उसमें होगी होगी, क्योंकि शैक्षिक संस्थान जो होते हैं उसमें निश्चित आने का समय, निश्चित जाने का समय, उसके साथ साथ एक जो हमारा कोई भी हमने उद्देश्य लिया है या फिर हमने कोई भी जो कार्य किया है उसके लिए हमारे पास एक निश्चित टाइम होता है कि हमें एक साल के अंदर एक कक्षा को ये जो पाठ्यक्रम है वो करवाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किस प्रकार का सिद्धांत इसमें लागू होता है, औपचारिकता का सिद्धांत। मतलब हर चीज एक हम एक क्राइटेरिया के साथ जुड़ी हुई होती है, तो वो होता है औपचारिकता। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब अपने पहले पढ़ा कि इसमें सहभागिता होनी चाहिए, नियोजन होना चाहिए, इसमें केंद्रीकरण भी होता है। केंद्रीय मतलब सारी शक्तियां प्राचार्य के या प्रधानाचार्य के हाथ में होती है, लेकिन इसमें एक चीज क्या जरूरी होती है, स्वतंत्रता भी जरूरी होती है। अब जैसे हम किसी शैक्षिक संस्थान से जुड़े हुए हैं और उस शैक्षिक संस्थान में जो वहां का हेड है उसने हमें क्या काम दे दिया कि आपको ये काम करना है। अब वो
जैसे मान लो आप अपने को ये काम दे दी कि आपको ये बच्चों को ये गेम करवाने हैं, या फिर ये बच्चों को आपको ये सिलेबस इस टाइम में आपको पूरा करवाना है, तो वो टीचर अपने हिसाब से उस टाइम उस काम को पूरा करवाने का प्रयास करता है। लेकिन जब मान लो प्राचार्य बार-बार जाके उसको टोकेगा, बार-बार जाके रोकेगा, तो वो काम उसका पूर्ण नहीं हो पाएगा और वो भी वो काम बेमन से करेगा। तो हमने जब एक व्यक्ति को कार्य सौंप दिया है, तो उसको कैसे छोड़ देना चाहिए? स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता का सिद्धांत भी शैक्षिक प्रबंध पर लागू होता है। नेक्स्ट आता है पुनर्बलन का पर आधारित, मतलब पुनर्वलन पर आधारित। अब पुनर्वलन मतलब फीडबैक है ना। तो फीडबैक क्या होता है कि पूरी एक शैक्षिक संस्था या कोई भी संस्था जब जुड़ी होती है कहीं से, तो उसको हम कार्य का विभाजन कर दिया गया। कार्य विभाजन करने के बाद वो व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, और कार्य करने के बाद उसने जैसा कार्य किया है, सभी कोशिश करते हैं कि जो हमें कार्य देगा हम अच्छा करें। जब उसने अपना कार्य संपन्न कर लिया, तो उसको एक क्या देना चाहिए? फीडबैक देना चाहिए। अब फीडबैक ये नहीं कि जो प्राचार्य है वो अपने स्टाफ टीचर को या अपने सहयोगी को देगा। टीचर भी अपने जो छात्र होते हैं जिन्होंने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया, तो उसको क्या देंगे? वो फीडबैक देंगे। इसी प्रकार जो टीचर हैं वो अपने विद्यार्थियों को देंगे, और प्राचार्य है वो अपने स्टाफ को या विद्यार्थियों को, दोनों को, या फिर अन्य जो भी उससे जुड़े हुए संस्थान जिसको जो कार्य दिया गया, मतलब फीडबैक पुनर्बलन देना बच्चों को जरूरी है। बच्चों को या फिर जो भी स्टाफ उनको सबको देना फीडबैक जरूरी है। लास्ट आता है लचीलापन। अब लचीलापन क्या होता है कि इसमें भी हम दो शब्द सुनते हैं, एक तो कठोर और एक लचीलापन। कठोर जो होता है जिसमें आसानी से या तो आसानी से या फिर परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता किसी भी चीज में। अब लचीलापन क्या होता है कि हम उसमें आसानी से, जैसे होता है ना, जैसे फ्लेक्सिबल जो रबड़ होता है, ऐसे मतलब आसानी से मुड़ तुड़ जाता है। तो इसे ये कहते हैं कि शैक्षिक प्रबंध वो कैसा होना चाहिए? उसमें लचीलापन होना चाहिए। कोई नियम बदलते हैं या कोई नए नियम लागू करने हैं, तो उनको लागू करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। मतलब अब आप पहले उससे पूछो, फिर उससे पूछो, फिर उस अधिकारी के पास जाओ, ऐसे आगे से आगे अधिकारियों के पास भेजते रहते हैं। और वो कार्य जो अभी मान लो जुलाई से नया सेशन स्टार्ट होता है, तो जुलाई में वो कार्य लागू कर देना चाहिए। लेकिन अगर उसमें लचीलापन नहीं होगा, तो वो आगे से आगे फाइलें घूमती रहती है और वो अगले सेशन तक वो काम चला जाता है। लेकिन अगर लचीलापन होगा, ये कार्य प्रधानाचार्य के या किसी टीचर के हाथ में होगा, तो वो आसानी से उसमें परिवर्तित कर सकता है। कुछ भी उसमें ऐड करना है या कुछ भी उसमें माइनस करना है, तो उसमें शैक्षिक प्रबंध में क्या होना चाहिए? एक लचीलापन भी होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को।